फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले बात आता है कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग चार्ज को स्टोर करने में किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग हम लोग फैन हो गया, मोटर हो गया, कूलर हो गया, ये सब में करते हैं। फैन या मोटर को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। देखिए वाइट सा दिखाई पड़ेगा आपको। वो क्या करता है, चार्ज को अपने पास स्टोर करके रखता है और एक बार में चार्ज को देता है ताकि वो आसानी से स्टार्ट हो सके। एक बार स्टार्ट हो गया तो स्मूथली वो चलते रहता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, भारी चीज़ है मान लीजिए एक ठो, उसको घसकाने के लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। जब एक बार वो मोशन में आ जाएगा तो हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। इसी प्रकार यहाँ पे फैन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर आपका कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। देखिएगा फैन के ऊपर लगा हुआ रहता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। देखिए इसको हम चार्ज करके रखे हैं, तो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है और एक बार में फैन को देता है ताकि वो आसानी से स्टार्ट हो सके। आपको दिखाते हैं फैन में कहाँ पे कनेक्ट होता है। फैन में 2 वाइंडिंग होता है जी। बाहर वाला को रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं और अंदर वाला को स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज में कनेक्ट होता है ताकि फैन को स्टार्ट कर सके। अब बात आता है कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस क्या है, कितना चार्ज ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो इसका क्या हुआ, कैपेसिटेंस हो गया। चलिए कैपेसिटेंस टर्म को हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं। 10th क्लास में आप रजिस्टर के नाम सुने होंगे, रजिस्टर के बारे में सुने होंगे। रजिस्टर का क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो करंट को जाने से रोके। रजिस्टर का क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हम लोग यूनिट 2 में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रजिस्टर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये 10th क्लास में एक बार पढ़े हैं आप। रजिस्टर का क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है, इसको R से डिनोट करते हैं हम लोग। इसी प्रकार कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस होता है और कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं। चलिए कैपेसिटेंस टर्म को अच्छे से समझने के लिए देखिए यहाँ पे 2 ठो हम कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर में पूरा पानी भर दिए हैं और एक में थोड़ा कम भरे हैं। यदि दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो पानी इससे इसमें जाएगा, यानी जिसका लेवल ज़्यादा है पानी का उससे दूसरे वाला में आएगा, कम लेवल वाला में, यानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी का फ्लो होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, एक हॉट है दूसरा कोल्ड है, तो हीट का फ्लो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होगा। और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक आपका ज़्यादा चार्ज है और दूसरे के पास कम चार्ज है। तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिसके पास कम चार्ज है उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी फ्लो कर रहा है और हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। एक यहाँ पे कंटेनर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हम वाटर डालें। यदि इसमें हम वाटर डालेंगे ऊपर से तो क्या होगा, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब ये पूरा भर जाएगा, उसके बाद उसके अंदर और वाटर नहीं हटेगा। तो जितना वाटर इसके अंदर अटा वो इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर 20 लीटर पानी लेने का कैपेसिटी है तो 21 लीटर ये कभी नहीं रख सकता है। कहने का मतलब जी, इस ग्लास में कितना वाटर अटेगा ये इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप कितना खाना खा सकते हैं वो आपका स्टोमच का क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। इसी प्रकार कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज अट सकता है, कितना चार्ज आ सकता है, ये इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें वाटर डालने से वाटर का लेवल बढ़ रहा है, इसी प्रकार यदि किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया जाए तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और यदि किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब किसी कंडक्टर को यदि हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। कोई एक कंडक्टर है जी, इसको हम लोग Q चार्ज दिए तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज कर गया, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। जितना ज़्यादा कंडक्टर को चार्ज देंगे उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा C। ये C आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। तो Q बाय V इक्वल टू क्या हो गया, C, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला जी Q बाय V। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखे, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का वो एबिलिटी कि कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को इसका क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में भी नया टर्म, पोटेंशियल नया टर्म दिख रहा है हम लोग को। तो चलिए ये नया टर्म क्यों आया इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इसको हम लोग Q1 चार्ज दिए तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मान लीजिए V पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। फिर से हम लोग इसको चार्ज देना चाह रहे हैं Q2, लाके इसको Q2 चार्ज दिए। फर्स्ट वाला जो चार्ज हम लोग Q1 दिए उससे हम लोग को वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पहले नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, तो इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो आसानी से हम लोग इसको ला के रख सकते हैं। लेकिन जब Q2 को लाने जाएंगे, Q2 को यहाँ पे रखेंगे तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। V इक्वल टू W बाई Q। कौन सा चार्ज को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V इंटू Q2, यानी W बराबर आपका क्या निकल गया, V इंटू Q2। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। अब जब तीसरा चार्ज को आप उठा के ला रहे हैं तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और इंक्रीज हो चुका रहेगा तब तक। जब ये तीसरा चार्ज आ जाएगा और पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। जब चौथा चार्ज को लाने जाइएगा तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब पोटेंशियल यदि बढ़ेगा यहाँ पे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप क्या चाहिएगा कि पोटेंशियल कम हो, तो आसानी से आप ला सकते हैं चार्ज को। यदि पोटेंशियल कम रहेगा तो चार्ज को आसानी से ला सकते हैं। कहने का मतलब यदि यहाँ पे पोटेंशियल इसका बढ़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज को नहीं रखा जा सकता है, इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ज़्यादा इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा तो ज़्यादा चार्ज को हम लोग यहाँ पे लाके नहीं रख सकते। इसलिए यदि V कम हो, पोटेंशियल कम हो और चार्ज ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी V पे भी ये डिपेंड कर रहा है। यदि V कम होगा, यहाँ पे देखिए V कम होगा तो C का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। नीचे में यदि कम रहेगा जी तो C का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, और ऊपर में Q ज़्यादा रहेगा तो C तो ज़्यादा होगा ही। यानी पोटेंशियल यदि कम रहेगा तो कैपेसिटर जो है आपका ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ज़्यादा पोटेंशियल होने का एक और नुकसान है, पोटेंशियल ज़्यादा होने का एक और नुकसान है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको हम लोग ढेर सारा चार्ज दिए हुए हैं,
ढेर सारा चार्ज है तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो अगल बगल में जो एयर मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, ये पोलराइज कर देगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, इधर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर पे आके चिपकने लगेगा और यहाँ पे आपको करंट दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका नुकसान है जी, क्या नुकसान है देखिए, मान लीजिए पहले से 100 कूलम चार्ज था। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन आके इस पे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। मान लीजिए 2 कूलम आ गया, -2 कूलम, तो कितना हो जाएगा, 98 कूलम। फिर से एयर मॉलिक्यूल आया, इलेक्ट्रॉन आके चिपका इस पर, -2 कूलम, फिर 96 कूलम हो गया। इस तरह करके क्या करेगा, इसका चार्ज को ख़त्म कर देगा ये। हम लोग को क्या करना था, चार्ज को स्टोर करना था। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को ना कैपेसिटेंस बोलते हैं। हम लोग को तो ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो और उसका पोटेंशियल कम से कम बढ़े। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज का खतरा रहेगा और एयर का मॉलिक्यूल पोलराइज होके ये चार्ज को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। 100 कूलम से 98, 98 से 96, इस तरह करते घटते घटते ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि कंडक्टर को चार्ज भी दें और पोटेंशियल भी कम से कम इंक्रीज करें, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज आपका सिलेबस में नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पे बताए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, C इक्वल टू क्या है, Q/V। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट तो C इक्वल टू Q/1, यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। यानी किसी कंडक्टर को यदि हम लोग Q चार्ज देते हैं और उसका 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है तो उसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। पहले SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं। SI यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है जी, कूलम, और पोटेंशियल का क्या होता है जी, वोल्ट, यानी कूलम बाय वोल्ट। इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। F क्या होता है, फैरेड, यानी कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, फैरेड। क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए हम लोग इसको बात करेंगे माइक्रो फैरेड में। जैसे एक कंडेंसर आपका 2 माइक्रो फैरेड का है, तो 2 माइक्रो फैरेड का मतलब क्या होता है, समझते हैं हम लोग। बस समझाने के लिए दे रहे हैं कि 2 माइक्रो फैरेड का मतलब क्या होता है। C इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 माइक्रो फैरेड और C इक्वल टू क्या है जी, C इक्वल टू क्या है जी, Q/V। ध्यान से देखिएगा, यदि 2 माइक्रो फैरेड का कंडेंसर है, यदि इसको हम लोग 2 माइक्रो कूलम चार्ज दें, इसको यदि हम लोग 2 माइक्रो कूलम चार्ज दें तो कितना वोल्टेज इंक्रीज करेगा, 1 वोल्ट। C इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम बाय 1 वोल्ट, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आपके पास 20 माइक्रो फैरेड का कंडेंसर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। यदि हम लोग 4 कूलम चार्ज दें, कितना दें, 4 कूलम चार्ज, तो कितना वोल्टेज इंक्रीज कर देगा, ये 2 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। देख लीजिए 4/2, फिर कट के कितना आया, 2। यदि हम लोग इसको
8 कूलम चार्ज दें, 8 कूलम चार्ज दें तो कितना वोल्टेज इंक्रीज कर देगा? 4 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। 8/4 कितना हो जाएगा? 2। अब यदि आपके पास 20 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर है तो 20 माइक्रो कूलम चार्ज दीजिएगा तो 1 वोल्ट इंक्रीज करेगा। 20 माइक्रो कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, 40 माइक्रो कूलम चार्ज देंगे तो कितना होगा? 2 वोल्ट इंक्रीज करेगा। यानी ये वाला कंडेंसर तो हम लोग के लिए बेस्ट है जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 4 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो 2 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। 2 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट, और 40 माइक्रो कूलम चार्ज देंगे तो 2 वोल्ट। क्योंकि हम लोग क्या चाहेंगे कि पोटेंशियल कम से कम बढ़े, पोटेंशियल कम से कम बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो। यानी ये वाला कंडेंसर हम लोग के लिए अच्छा है। एक बार फिर से समझिए, 2 माइक्रोफैरेड का मतलब हो गया, 2 माइक्रोफैरेड का मतलब हो गया कि आप 2 माइक्रोकूलम चार्ज दीजिएगा 1 वोल्ट बढ़ा देगा, फिर से 2 माइक्रोकूलम चार्ज दीजिएगा फिर से 1 वोल्ट बढ़ा देगा, फिर से 2 माइक्रोकूलम चार्ज दीजिएगा 1 वोल्ट बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 माइक्रोकूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो फिर से 20 माइक्रोकूलम चार्ज दीजिएगा तब 1 वोल्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 माइक्रोकूलम चार्ज को स्टोर करते करते यहाँ पे कितना होगा? 20 वोल्ट बढ़ जाएगा। यानी ये वाला कंडेंसर हम लोग के लिए अच्छा है। बस समझा दिए कि थोड़ा सा कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, ये चार्ज को कैसे स्टोर करता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डेफिनेशन वगैरह का। सबसे पहले बात आता है जी कैपेसिटर के बारे में। फैरेड। अब देखिए सबसे पहले बात आता है कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, यानी चार्ज को स्टोर करने का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्या होता है? अपना कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस इज ए मेजर ऑफ ए कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी अपने अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडक्टर है, Q चार्ज देने से भी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा C। ये C क्या है आपका? C इज ये कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी C इक्वल टू क्या निकला आपका? Q/V। एक्चुअली कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग को 2 प्लेट का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। इसको कैपेसिटर को तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से रहता है, इसके अंदर 2 प्लेट रहता है। तो 2 प्लेट रहेगा तो दोनों प्लेट के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस C ऑफ ए कैपेसिटर इज रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आइदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, यानी किसी एक कंडक्टर पे चार्ज और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आइदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना है। तो 2 चीज़ का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है क्या होगा? हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस Q/V, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। कूलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। C/V को क्या बोलते हैं? F, फैरेड।
अब आगे बात करते हैं। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या निकला हम लोग का, Q बाय V। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, दो बराबर लाइन खींचना है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। जैसे 10 क्लास में आप देखे थे, रेजिस्टेंस R, रजिस्टर का क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। इसका सिंबल इस तरह होता है, दो पैरेलल लाइन, दोनों बराबर देना है। छोटा बड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेल का सिंबल हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। बैटरी के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। यूनिट 2 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बैटरी सेल के बारे में। तो अभी ये चीज़ देखना है कि रजिस्टर का सिंबल ये था और कैपेसिटर का सिंबल ये था। रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर, इसका अपना क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ये आपका क्या है, रजिस्टर, इसका क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं जी, कैपेसिटेंस जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। चलिए 2 पॉइंट लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग पहले बात स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे कि कम पोटेंशियल होगा तो ज़्यादा चार्ज हटेगा। लेकिन किसी एक कंडेंसर का जब बात करेंगे, एक कैपेसिटर का बात करेंगे, तो उसका वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है C का। एक बार जो इसको हम लोग बना लिए 2 माइक्रोफैराड का, तो 2 माइक्रोफैराड ही रहेगा। इन्हीं के बाद में अपने मन से चेंज हो जाएगा। ज़्यादा पोटेंशियल में लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कम में लगा देंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको समझते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मतलब किस शेप का ये है और उसके अंदर कौन सा मीडियम डाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। मीडियम कहने का मतलब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स होता है। ये जो पीला पीला नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है, इस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो बात पहले ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं डिपेंड करता है चार्ज Q और V पे। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का जी, C इक्वल टू Q बाय V। और याद कीजिए, ये कैपेसिटर के लिए हुआ और ये हो गया आपका रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस R। तो याद कीजिए V इक्वल टू क्या था, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा जी, R बराबर क्या हो जाएगा जी, V बाय I हो जाएगा ना। जैसे यहाँ C इक्वल टू Q बाय V है, इसी प्रकार यहाँ R इक्वल टू V बाय I है। तो R जो है पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे डिपेंड नहीं करता। R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला याद कीजिए, R इक्वल टू क्या था, रो L बाय A। यानी किसी चीज़ का जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, उसका लेंथ पे, उसका एरिया पे और रो पे, मटेरियल पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। इसी प्रकार ये C जो है एक कांस्टेंट है, ये Q या V पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, उसका डायमेंशन और उसका प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। जैसे बात करते हैं, एक रजिस्टर है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका 10 ओम का है। 12 वोल्ट के बैटरी में लगाए तो 10 ओम है। अब 100 वोल्ट में लगा देंगे तो 20 ओम हो जाएगा या 100 ओम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वैल्यू 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगा। इसी प्रकार ये आपका कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितना माइक्रोफैराड का बना दिया गया
वो उतना ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर के डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। चलिए देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर, एक यहाँ पे स्फीयर ले लिए हम लोग, इसको Q चार्ज देने से इसका V पोटेंशियल इंक्रीज हो जा रहा है। इसका रेडियस भी होगा जी, R ले लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पोटेंशियल पढ़े हैं, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू KQ बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, KQ बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाय R। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और कैपेसिटेंस बराबर क्या जानते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस C इक्वल टू हम लोग जानते हैं जी Q बाय V। तो Q बाय V का वैल्यू कितना है, KQ बाय R। Q से Q कट जाएगा, ये R ऊपर जाएगा ना, R बाय K। और आप K बराबर क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए हम लोग निकालते हैं, यदि R बराबर 1 मीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इफ R इक्वल टू 1 मीटर, तो C इक्वल टू क्या है फॉर्मूला जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो हम लोग जानते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/9 इंटू 10 पे पावर 9। R का वैल्यू कितना है 1। यानी इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पे पावर -9 फैरेड हो जाएगा। चलिए इसमें एक जीरो देते हैं तो क्या होगा, ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 पे पावर -9। तो C इक्वल टू निकल जाएगा जी 10/9 इंटू, नीचे में पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9 -1 -10 हो जाएगा ना, 10 पे पावर -10। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 इंटू 10 पे पावर -10 फैरेड। यानी इसका कैपेसिटेंस बहुत कम होगा, देख लीजिए 1.1 इंटू 10 पे पावर -10 फैरेड। इसको माइक्रो में भी हम लोग लाना चाह रहे हैं, देखिए कितना होता है, C इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पे पावर क्या करना पड़ेगा -4, 10 पे पावर कितना करना पड़ेगा -6।
यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 पे पावर -4, इसको क्या लिखिएगा जी माइक्रोफैरेड। कहने का मतलब आप 1.1 इंटू 10 पे पावर -4 माइक्रो कूलम चार्ज दीजिएगा तो ये 1 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। 1.1 इंटू 10 पे पावर -4 मतलब बहुत कम चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट इंक्रीज कर देगा ये। यानी 1 कूलम चार्ज देते देते, 1 माइक्रो कूलम चार्ज देते देते लगभग 10 पे पावर 4 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। तो बहुत समस्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज होने लगेगा। यानी ये जो कंडेंसर है स्फेरिकल कैपेसिटर अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए छोटा सा चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। यानी 1 कूलम चार्ज आते आते तो ये कितना वोल्टेज इंक्रीज कर देगा, सोच सकते हैं आप। 10 पे पावर 10, देखिए 1.1 इंटू 10 पे पावर -4, हम क्या बताए थे C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर है, तो 2 माइक्रो कूलम चार्ज दीजिएगा, 2 माइक्रो कूलम चार्ज दीजिएगा तो 1 वोल्ट इंक्रीज करेगा, 2 माइक्रो कूलम। और यहाँ पे कितना दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं देखिए तो ध्यान से, 1.1 इंटू 10 पे पावर -4, उसी में 1 वोल्ट इंक्रीज हो जा रहा है। तो 2 माइक्रो कूलम आते आते तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इसलिए ये कैपेसिटर आपके लिए, हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बाद में खोज हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत अच्छा होता है, उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग बनाना चाह रहे हैं 1 फैरेड, हम लोग बनाना चाह रहे हैं 1 फैरेड का कंडेंसर स्फेरिकल, तो कितना बड़ा साइज होना चाहिए ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। If C equal to 1 farad, find R। C इक्वल टू फॉर्मूला लगाइएगा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है अभी निकाले हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C कितना है 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, तो 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट कर दीजिए ना 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू R, इसको लगे मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 10 पे पावर 9 किसमें होगा SI यूनिट में होगा, तो R बराबर 9 इंटू 10 पे पावर 9 मीटर। बहुत ज़्यादा हो गया, 9 इंटू 10 पे पावर 9 मतलब समझते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है जी RE इक्वल टू 6400 किलोमीटर है ना। तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा कितना होगा 6400 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6.4 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 होगा ना। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 0 है ही, पॉइंट यहाँ दिए तो एक बढ़ जाएगा। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ RE जो है आपका कितना है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर है, जबकि आपको कितना ज़रूरत पड़ रहा है रेडियस का 9 इंटू 10 पे पावर 9, यानी अर्थ कम पड़ जाएगा 1 फैरेड का कंडेंसर बनाने के लिए स्फेरिकल वाला में। इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आज का लास्ट टॉपिक है।
डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू क्या है जी, क्यू बाय वी। ध्यान दीजिएगा 10 क्लास में पढ़े थे, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का निकालना है, टाइम के लिए टी, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी। और आप जानते हैं जी भी इक्वल टू क्या होता है, डब्लू बाई क्यू होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो भी इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, डब्लू बाई क्यू नहीं लिखेंगे, तो सी इक्वल टू ए टी, डब्लू ऊपर जाके क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जी, ए टी, क्यू के लिए फिर से ए टी लिखिएगा। और वर्क के लिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, टी और टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का याद रख लीजिएगा क्या है, एम एल टी पर -2, ये हो जाएगा आपका एम एल टी पर -2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है जी, एल। तो C इक्वल टू आपका निकल गया ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, एम पे कुछ पावर नहीं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 टी पर -2। तो C का हम लोग का निकल गया, m ऊपर जाएगा तो m पर -1 हो जाएगा, a पर 2, a पर बाद में लिखते हैं, l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l पर -2, a पे 2, t पे 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +2 और हो जाएगा, तो t पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो m पे -1, l पे -2, a स्क्वायर, t पे 4 क्या निकल गया, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे।